एग्जाम आने वाला है, बहुत सारा डर लग रहा होगा, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, मॉक टेस्ट देते जाना है। मॉक टेस्ट में अभी जो गलतियां हो रही है सिर्फ उस कंसेप्ट को रिवाइज करते जाना है। और बायोलॉजी में तो रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका है, आप अपनी एनसीईआरटी उठाइए, अपने नोट्स उठाइए, जिस भी सोर्सेस से आपने पढ़ा है वहाँ के इमेजेस उठाइए, इमेजेस को पढ़ते जाइए, रिवाइज करते जाइए। देखना रिवीजन की स्पीड इतनी बढ़ जाएगी, क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो आज हम यहाँ पर एक और इमेज को डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको 4 नंबर दिलाकर ही जाएगी और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं भी, पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा रहती है। हर बार पिछले सालों को अगर हम देखें तो यहाँ से क्वेश्चन आया ही है। यदि ये इमेज हमने क्लियर कर ली तो 4 नंबर हमारे कहीं पर भी नहीं गए। और इनडायरेक्ट कंसेप्ट में भी ये वाला इमेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज आप देख रहे होंगे नेफ्रॉन आपको दिख रहा है, बहुत सारी वैल्यूज आपको शो हो रही है, तो घबराना नहीं है। विद इन 10 मिनट्स में आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी इस इमेज के कंसेप्ट को। और ये आप जो वीडियो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनकी तैयारी को भी मजबूती मिल जाए। तो बच्चों क्या शो हो रहा है? नेफ्रॉन शो हो रहा है, नेफ्रॉन में बहुत सारी वैल्यू शो हो रही है। क्या दिखाता है इमेज, ध्यान आ रहा है? काउंटर करंट मैकेनिज्म। बिल्कुल, क्यों बोला काउंटर करंट मैकेनिज्म इसको? कैसे हमारा डाइल्यूट यूरिन कॉन्सेंट्रेट होता चला जाता है, क्या बेस है इसका, इसी को आज हम समझेंगे, लेकिन 10 मिनट में। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक ऐसा मैकेनिज्म चल रहा है जो डाइल्यूट 180 लीटर फिल्ट्रेट बनाता है, यूरिन में 1 से 1.5 लीटर कैसे रह जाता है, इतना डाइल्यूशन के बाद में वो कंसंट्रेशन कैसे बनता है। ये बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो बड़े हिडन होते हैं, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, लेकिन आपको बहुत बड़ा नंबर दिलाकर जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, कप शेप्ड स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा होगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बोमन कैप्सूल। इसके अंदर ब्लड वेसल्स का जाल दिख रहा है, इसके अंदर होता है ग्लोमेरुलस, और यहीं से फिल्ट्रेशन स्टार्ट हमारा हो जाता है, यहीं से फिल्ट्रेशन स्टार्ट होगा। अगर फिल्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे जैसे चलेगा, यहाँ पर आपको 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। जैसे जैसे हम कॉर्टेक्स से मेड्यूला की तरफ जाते हैं तो ग्रेडियंट इंक्रीज होता है। ये ग्रेडियंट बनता कैसे है इसको भी हम यहाँ पर देखेंगे कि कॉर्टेक्स से मेड्यूला जाने पर कैसे ग्रेडियंट बिल्ड हुआ। तो आइए आगे चलेंगे। आगे हम सबसे पहले क्या आता है, पीसीटी स्ट्रक्चर आता है। आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आता होगा, आपके टिप पे होगा। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले पीसीटी, जो मैक्सिमम रिअब्जॉर्प्शन होना होता है वो यहाँ पर हो जाता है, जो थोड़ा बहुत बचता है वही कॉम्प्लिकेशन देके जाता है। तो मैक्सिमम रिअब्जॉर्प्शन साइट भी हम पीसीटी को कह देते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है। किस किस का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा? आपका रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा ग्लूकोज का, एमिनो एसिड का, सोडियम क्लोराइड का और वाटर का। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन आपका हो जाएगा, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है वो आगे जाएगा। और यहाँ पर काउंटर करंट मैकेनिज्म के 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं। कौन सा? लूप ऑफ हेनले की हम बात करते हैं यहाँ पर, और वासर रेक्टा की बात करते हैं। दोनों स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का वीडियो मेरे यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों चैनल पर है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। ब्लड फिल्ट्रेट हो गया बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस से, यहीं से आपका जो कॉन्सेंट्रेशन का बेस है वो यहीं से बन जाता है। अब आगे बात करते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होगी। जो आपको 200 दिख रही है वो आउटर मेडुला तक आते आते 600 हो जाती है, और अगर हम और नीचे जाते हैं तो 1200 ऑस्मोलरिटी हो जाती है। ऑस्मोलरिटी का जो ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिको मेडुलरी ऑस्मेटिक ग्रेडियंट। यही आपने पढ़ा भी होगा, मेडुलरी ऑस्मेटिक ग्रेडियंट भी कई बार लिखा हुआ आता है, कंफ्यूजन नहीं होना है, लेकिन इसको भी पूरा नोट कर लेना है।
क्या हो गया है यहाँ पर ऑस्मोलरिटी की वजह से क्या हो गया, आइसोटोनिक हो गया है, आइसोटोनिक मीडियम हो गया है। अब अगर हम आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे हम कहाँ की, हेनले ऑफ लूप की बात करेंगे, उसके डिसेंडिंग लिम्ब की। बहुत कंफ्यूजन रहता है कौन कहाँ पर परमिएबल है। तो सबसे पहले बच्चा क्या होता है, सबसे ज्यादा वाटर, तो वाटर ही परमिएबल होगा। तो डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर हाईली परमिएबल होता है, और सोडियम क्लोराइड कैसा हो जाता है, परमिएबल नहीं होगा। ये हाईली परमिएबल है, और यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा दिया है, आपको शो हो रहा होगा और ये आपको पता होना चाहिए। अब फिल्ट्रेट कैसा हो गया है, फिल्ट्रेट क्यों, पानी बाहर निकल रहा है, क्या निकल रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, तो फिल्ट्रेट कैसा होगा, हाइपर टोनिक होगा। अगर सोडियम क्लोराइड निकल रहा होगा तो कैसा होगा फिल्ट्रेट, आप लोग कमेंट कर देंगे। अब आप देख रहे हैं बॉटम ऑफ लूप ऑफ हेनले में अगर देखते हैं हम, तो कितना ऑस्मोलरिटी होगी इसकी, 1200, कितनी हो गई है, 1200 मिली ऑस्मो पर लीटर हो जाता है। देखिए ग्रेडियंट, एक अच्छा ग्रेडियंट, एक अच्छा डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो गया है। यही बात समझने की है कि कैसे कॉर्टेक्स से मेडुलरी आते आते क्यों हुआ, क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब से पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है, पानी बाहर निकल रहा है। अब आते हैं हम असेंडिंग की बात करते हैं। असेंडिंग लूप आपको यहाँ से दिख रहा है, असेंडिंग में अब क्या होगा, फिल्ट्रेट कैसा हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है। कॉर्टेक्स में जो ऑस्मोलरिटी 200 थी वो अब इंक्रीज हो रही है। ठीक है, डाइल्यूटिंग असेंडिंग लिम्ब को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूटिंग सेगमेंट भी हम इसको कहते हैं। अब यहाँ पर भी क्या होता है, थिन और थिक पार्ट होता है। जो थिन होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली, कि ये सोडियम के लिए परमिएबल होता है, लेकिन पानी बाहर आना रोक देता है, उसके लिए ये परमिएबल नहीं होगा। इसी के बेसिस पे क्या होता है, जो हमारी थिन असेंडिंग है, दिख रही है आपको थिन असेंडिंग लिम्ब, जो थिन असेंडिंग लिम्ब हमारी है, वहां पर सोडियम जो क्लोराइड बाहर आ रहा है वो कैसा ट्रांसपोर्ट करेगा, वो ट्रांसपोर्ट करेगा हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है। कैसा करता है बच्चों, पैसिव ट्रांसपोर्ट शो होता है। अगर ऐसे ही हम बात करें इसके थिक वाले पार्ट की, थिक वाले पार्ट में सोडियम क्लोराइड कैसे बाहर आ जाएगा, एक्टिव। ठीक है, दोनों में अपोजिट शो होता है। ठीक है, जो हमारी असेंडिंग है और जो हमारी डिसेंडिंग लूप है, इन दोनों का फ्लो हमेशा अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें फ्लो भी अपोजिट होगा, जिसकी वजह से ही तो ग्रेडियंट आपका डिफरेंस आता है। यहाँ पर हमने डिसेंडिंग की बात की, और असेंडिंग लूप में बिल्कुल अपोजिट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हाई जो हमारा वाटर था वो रुक जाएगा, सोडियम क्लोराइड आएगा। इसके अलावा जो हमारी डिसेंडिंग लिम्ब हमने पढ़ी थी उसमें बिल्कुल अपोजिट होता था। अब हम आगे बात करते हैं, देखिए इसका डायरेक्शन, जो फिल्ट्रेट का डायरेक्शन है, फ्लो का डायरेक्शन है, वो भी डिसेंडिंग लूप की अगर हम बात करते हैं तो आपको दिख रहा होगा कैसा है, नीचे की तरफ है। अगर हम असेंडिंग की बात करते हैं तो फ्लो आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ है। और कैसी है डायरेक्शन, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। तभी तो इसको क्या कहते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। यहीं से आपका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि आपने विद इन सेकंड आपको क्या हो गया, इनका फ्लो कैसा है, अपोजिट। इसलिए ही इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को काउंटर किया, इसलिए ही इस मैकेनिज्म को हमने क्या कह दिया, काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब ये देखो, ये प्रोसेस ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक बार में हो जाता है, रिपीटेड प्रोसेस होता है। और जो छोटा छोटा डिफरेंस है ना, ये एक बिग ऑस्मोटिक ग्रेडियंट आपके लिए बिल्ड कर देता है। ऐसा नहीं है एक बार प्रोसेस हुआ और ग्रेडियंट बन गया, नहीं। जो प्रोसेस रिपीट होता है और जो छोटे छोटे डिफरेंसेस बने, वही एक बड़ा बिग ऑस्मोटिक ग्रेडियंट आपको शो करते हैं, बिल्ड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारी डिसेंडिंग थी ये कैसा है, पानी बाहर आ रहा था तो हाइपर टॉनिक हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। आगे अगर हम बात करेंगे वासर एक्टा की, वासर एक्टा क्या था बच्चों, याद है आपको वासर एक्टा क्या था, थोड़ा भी याद आ रहा है, वासर एक्टा क्या था, साथ में हेनले ऑफ लूप के पैरेलल ब्लड वेसल जा रही थी, राइट। ये वासर एक्टा वही है। ये भी क्या करता है, ये कभी भी ग्रेडियंट को बिल्ड नहीं करेगा, ये ध्यान रखना, ये ग्रेडियंट को बिल्ड नहीं करता है, ये मेंटेन करता है बच्चों। ये जो आपका
जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होता है ना उसको वॉश आउट होने से बचाता है। ये लाइन लिख लेना, स्टार मार्क कर लेना, इस कंसेप्ट से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है। जो डिसेंडिंग वाटर एक्टा है वो क्या करता है, ब्लड जो सॉल्यूट है उसको गेन करेगा, मतलब कि सॉल्ट को तो इन करेगा और वाटर को बाहर भेजेगा। और जो हमारा असेंडिंग वाटर एक्टा है वो क्या करता है बच्चों, वो सोल्यूट को वापस लीव करता है, मतलब सॉल्ट को आउट करेगा और वाटर को इन करता है। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो कहीं भी नहीं पढ़ाई जाती है कि हो क्या रहा है। जो हमारा डिसेंडिंग वेसल रेक्टा है, ध्यान रखिएगा, ये ब्लड सॉल्यूट को क्या कर रहा है बच्चों, गेन कर रहा है। ब्लड सॉल्यूट को गेन करने का मतलब क्या हो गया, सॉल्ट को अंदर ले रहा है और जो हमारा वाटर है उसको आउट कर रहा है। ये बात ध्यान रखनी है, अगर नोट्स में नहीं है तो लिख लेंगे आप लोग। और असेंडिंग इसका बिल्कुल अपोजिट कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये ग्रेडियंट को बिल्ड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ मेंटेन करा रहा है। जो हमारा ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बना है, अगर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, वॉश आउट हो जाएगा ये ग्रेडियंट। ये वॉश आउट होने से बचाता है। और इसी को हमने क्या कह दिया, काउंटर करंट एक्सचेंजर। क्या कह दिया, काउंटर करंट एक्सचेंजर। समझ में आया क्यों कहा, इस की वजह से जो सॉल्यूट को ले रहा है और छोड़ रहा है। आइए उसके बाद आती है हमारी डीसीटी। इसको हम कैसे भूल सकते हैं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कराती है। सोडियम क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब कराएगी, पोटेशियम हाइड्रोजन आयन अमोनियम को सीक्रेट करेगी। यहाँ पर जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है। और जो पैराथायरॉइड है वो कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन को वो भी इंक्रीज करेगा। मतलब इसका क्या हो गया, कैल्शियम को यूरिन में जाने से रोकेगा, मतलब ब्लड में रिटर्न करवा लेगा वापस से ये, ठीक है। तो पीटीएच और एल्डोस्टेरोन का होना बहुत जरूरी है, ये सोडियम का भी रीअब्जॉर्प्शन कराएगा और कैल्शियम का भी। अब आगे हम बात करते हैं, क्या आ गई, कलेक्टिंग डक्ट आ गई, जहां पर फाइनली यूरिन को कंसंट्रेशन डिसाइड होती है। अगर यहाँ पर एडीएच हार्मोन प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, H2O की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। अगर एडीएच कम है तो H2O का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो यूरिन कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। अगर यूरिन डाइल्यूट हो गया तो दिक्कत होगी। अब ये क्या करता है, एडीएच का प्रेजेंट होना जरूरी होता है, ये H2O की परमिबिलिटी को इंक्रीज करता है, H2O को बाहर निकालता है, हाइपरटोनिक कर देता है मेड्यूला में और यूरिन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है। तो कलेक्टिंग डक्ट क्या हो गया, स्टार्ट हमारा कहाँ से हुआ था, बोमन कैप्सूल के ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट स्टार्ट हुआ था और कंसंट्रेशन का बेस बना था। और फाइनली डिसीजन हमारा कहाँ होता है, कलेक्टिंग डक्ट में, सीडी में। इसलिए ही अगर आपने स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ा होता है ना तो ये वाला कंसेप्ट बहुत इजी हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यूरिया की हम बात करते हैं। यूरिया क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है इंटरस्टिशियम में, लूप ऑफ हैनले में वापस से री एंटर कर देता है और इसे ही यूरिया का रिसाइक्लेशन हम बोल देते हैं। क्या क्या कहा, यूरिया रिसाइक्लिंग हो गया, ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हुआ, पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हुआ, लूप ऑफ हैनले में ग्रेडियंट बिल्ड हुआ, डीसीटी में फाइन ट्यूनिंग हुई, कलेक्टिंग डक्ट में एडीएच की हेल्प से यूरिन का कंसंट्रेशन हुआ। और मेंटेन वाला पॉइंट हमने यहाँ पर मिस किया है, मेंटेन कहाँ होगा, क्योंकि आप लोग इसको कमेंट करेंगे, जो ग्रेडियंट बिल्ड हुआ है ना ये कहाँ पर होगा। यहाँ पर पीवाईक्यू से रिलेटेड मैंने छोटे छोटे हिंट दिए हैं जिसके आंसर आप लोग बताएंगे। मैक्सिमम ऑस्मोलरिटी कहाँ शो होती है, कौन से किडनी के मेड्यूला के किस पार्ट में मैक्सिमम ऑस्मोलरिटी आपको शो होगी। जो हमारा नेफ्रॉन होता है उसमें डाइल्यूट फिल्टर किस पार्ट में किस पार्ट में बनता है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर कौन सा स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट कहाँ पर मेंटेन होगा, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कलेक्टिंग डक्ट में वाटर एब्जॉर्प्शन कंट्रोल होता है किस हार्मोन की वजह से होता है,
काउंटर करंट मैकेनिज्म का मेन फंक्शन क्या है, मेडुलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मेंटेन कौन करता है, यूरिया का रोल क्या है, एडीएच की कमी होने पर क्या होगा। ये सारे आंसर आपको मिल जाएंगे जब आपने फुल वीडियो देख लिया है, तो बहुत इजी होगा, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे वीडियो को देखने के बाद में। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे है, डेजर्ट एनिमल में यूरिन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट क्यों हो जाता है। इसका आंसर आपको आना चाहिए असर्शन रीजन में, मैच ऑफ द फॉलोइंग में, या डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। विच स्ट्रक्चर एक्ट एज ए काउंटर करंट एक्सचेंज। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दे देने हैं। और आपको समझ में आया काउंटर करंट हमने कितनी जल्दी से पढ़ लिया है, उसके कंसेप्ट को समझ लिया है। यदि आपके आंसर इस वीडियो के बाद बनने लग जाएंगे, इसके लिए मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, ऐसे ही अपने कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए। और जो आपके भाई बहन अभी बायोलॉजी लिया है, उनको भी आप जल्दी से ये लिंक शेयर कर देंगे ताकि उनके कंसेप्ट बनने लग जाए हैं क्लास 11 से ही। ऑल द बेस्ट, एग्जाम करीब आ रहा है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको जो भी नीट टिप चाहिए आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक और यूट्यूब के लिंक आपके पास हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।